नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल RKTC धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज़ में हम लोग पार्ट 9 लेकर के आए हैं और पार्ट 9 में हम लोग सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। ये वाई बी बैक पिच है इक्वल टू जेड बाई पी प्लस एम हो जाएगा और ये वाई एफ फ्रंट पिच है इक्वल टू जेड बाई पी माइनस एम हो जाएगा। और ये दोनों रिलेशन से हम लोग लिख सकते हैं वाई बी माइनस वाई एफ करेंगे तो इक्वल टू 2m होगा, या इस रिलेशन को एक और स्टेप पर लेके जाएंगे तो ये वाई बी इक्वल टू वाई एफ प्लस 2m हो जाएगा। यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि बैक पिच वाई बी इज ग्रेटर देन, ठीक है, फ्रंट पिच वाई एफ, यानी बैक पिच बड़ा हो रहा है, फ्रंट पिच छोटा हो रहा है। और इस जगह कम्यूटेटर पिच वाई सी जो है इक्वल टू प्लस एम आपको रखना है। यहाँ क्या है, जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स है, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग की। तो यहाँ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल टू एम इंटू पी हो जाएगा और नंबर ऑफ ब्रशेस जो है वो पी के बराबर ही रहेगा, यानी पोल के संख्या के बराबर ही आपका ब्रश का संख्या रहेगा। और ब्रश विड्थ देखेंगे तो हो जाएगा m इंटू विड्थ ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, यानी कम्यूटेटर सेगमेंट का जो विड्थ है उसमें आप m मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ब्रश विड्थ प्राप्त हो जाएगा। और इस जगह आर्मेचर करंट आपका क्या होगा, m इंटू आई हो जाएगा और आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज जो होगा VA बटा m हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे आर्मेचर करंट आपका बढ़ेगा और आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज घटेगा। यहाँ देख लेते हैं कि m क्या है। तो m क्या है, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर है। इसका वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो वाइंडिंग आपका सिंप्लेक्स वाइंडिंग कहलाएगा, और m का वैल्यू 2 रहता है तो वाइंडिंग आपका डुप्लेक्स वाइंडिंग कहलाएगा, और m का वैल्यू 3 रहता है तो वाइंडिंग आपका ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग कहलाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स कुछ भी हो वाइंडिंग, लेकिन नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स हम यहाँ कांस्टेंट लेकर के चल रहे हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है हम लोग यहाँ पे देख लिए। ठीक है, अब इसको अप्लाई करेंगे किसके लिए, सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग के लिए। तो देखेंगे फॉर सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग आपको m का वैल्यू 1 रखना है, यानी मल्टीप्लिसिटी फैक्टर आपको 1 रखना है। इन दैट केस बैक पिच वाई बी इक्वल टू क्या होगा, जेड बाई पी प्लस 1 हो जाएगा, और फ्रंट पिच वाई एफ इक्वल टू जेड बाई पी माइनस 1 हो जाएगा, और कम्यूटेटर पिच आपको प्लस 1 आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ हम ध्यान रखेंगे, ठीक किसके लिए, तो सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग के लिए क्या ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, यानी यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग पर पैरेलल पाथ्स का संख्या चाहे ब्रशेस का संख्या जो भी हो ये पोल्स की संख्या के बराबर होगा। अर्थात नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन द आर्मेचर इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। जितने पोल्स होंगे उतने ही पैरेलल पाथ्स होंगे और उतने ही ब्रशेस यहाँ पे यूज आपको करना है। फिर यहाँ पे क्या है, ब्रश विड्थ इक्वल टू विड्थ ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट हो जाएगा, क्योंकि m का वैल्यू 1 लिया गया है। इन दैट केस ब्रश विड्थ जो होगा वो विड्थ ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट के बराबर हो जाएगा। फिर क्या है, नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, SSC। ठीक है, अर्थात फॉर सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग जितने ही आपका आर्मेचर स्लॉट्स होगा उतने ही आपका कम्यूटेटर सेगमेंट होगा और उतना ही आर्मेचर कॉइल्स होगा। यहाँ देख लेते हैं कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग का क्या मतलब होता है कि कॉइल्स अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ अगर आगे बढ़ रहा है तो वो वाइंडिंग आपका प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होता है। ठीक है, और कॉइल्स का जो प्रोसेसिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर आपको मिलता है आर्मेचर पर, तो वो वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए आपको रिवर्स साइन का कंसेप्ट लेकर के चलना होगा। अर्थात यहाँ जो भी रिलेशंस है चाहे यहाँ जो भी रिलेशंस है उसमें हम लोग रिवर्स साइन का अगर प्रयोग करेंगे तो आपका वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग हो जाएगा। अर्थात ऊपर में जो भी रिलेशंस हैं ये सारा रिलेशंस किसके लिए है, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग के लिए है। इसमें क्या करना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए, जहाँ ग्रेटर देन है वहाँ लेस देन कर दीजिए। तो इन दैट केस आपको रिवर्स साइन का कंसेप्ट प्राप्त होगा और ऐसे स्थिति पर आपका वाइंडिंग हो जाएगा रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लेक्स डबल लेयर, ठीक है, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस यहाँ पे देख लिए, और मल्टीप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग से भी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे हम लोग देख लिए। तो इस तरह से जो है हम लोग वाइंडिंग के कैलकुलेशंस को आराम से जो है कर सकते हैं और वाइंडिंग को जो है आराम से प्रैक्टिकली डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेंगे और उस सिचुएशन के लिए हम लोग डिज़ाइन करेंगे सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ ले रहे हैं नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स 12 ले रहे हैं और नंबर ऑफ पोल्स जो है P इक्वल टू 4 ले रहे हैं।
इस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोगों को सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स Z इक्वल टू 12 गुना 2 यानी 24 हो जाएगा। देखिए 12 स्लॉट्स है और हर स्लॉट पर 2 कंडक्टर है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इन दैट केस टोटल कंडक्टर्स आपका कितना होगा आर्मेचर में, तो 24 हो जाएगा। अब देखेंगे नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स आपको 12 रखना है, नंबर ऑफ कॉइल्स भी आपका 12 ही होगा। मैंने आपको बताया था कि सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है, जितने आर्मेचर कोर पर स्लॉट्स होते हैं उतने कम्यूटेटर पर सेगमेंट होता है और उतना ही कॉइल्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आर्मेचर पर स्लॉट्स 12 मिल रहा है। इन दैट केस क्या हो गया, कम्यूटेटर पर सेगमेंट भी 12 हो रहा है और कॉइल्स का संख्या भी 12 हो रहा है आर्मेचर पर। ठीक है, अब देखेंगे बैक पिच YB इक्वल टू Z/P+1। यहाँ पे आप Z का वैल्यू 24 पुट कीजिए, P का वैल्यू 4 पुट कीजिए, सॉल्व करने पर आपको 7 मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से फ्रंट पिच इक्वल टू Z/P-1 सॉल्व करने पर आपको 5 मिलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका बैक पिच और फ्रंट पिच जो है वो ऑड है। ठीक है, और नियरर टू ईच अदर है। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग है। इन दैट केस कम्यूटेटर पिच आपको +1 लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक आर्मेचर कोर का जो है सेक्शनल व्यू बनाया हुआ है। ठीक है, जिस पर देखिए 12 स्लॉट्स पर आपका 24 कंडक्टर अरेंज किया हुआ है और कम्यूटेटर पर सेगमेंट जो है वो भी आपको 12 दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर्स पर जो है डॉट क्रॉस यहाँ पे दिखाया गया है, तो सबका क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि आप कंडक्टर को यहाँ पे देख रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन पर देख रहे हैं, इसलिए कंडक्टर यहाँ पे गोल गोल दिखाया गया है। बट कंडक्टर को साइड से देखेंगे तो आपको लंबा दिखेगा। ठीक है, तो अब हम लोग ठीक है कंडक्टर का पोजीशन समझ चुके हैं, अब हम लोग डॉट और क्रॉस को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए मशीन के लिए 4 पोल जो है हम इस तरह से ले रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, 4 पोल हो गया। और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है हम यहाँ पे क्लॉकवाइज रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग इस डॉट और क्रॉस को समझने के लिए ठीक है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे, और वो राइट हैंड रूल आपको यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए राइट हैंड का 3 फिंगर, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। तो ये क्या होगा, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स हो जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो फ्लक्स करंट मोशन, फ्लक्स करंट मोशन, फ्लक्स करंट मोशन, वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस रूल का हम लोग प्रयोग करेंगे और डॉट और क्रॉस को समझने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए देखिए एक छोटा सा जो है यहाँ पे जनरेटर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसमें देखिए नॉर्थ और साउथ 2 पोल हैं और आर्मेचर पर 2 कंडक्टर जो है हम कंसीडर किए हैं और आर्मेचर का रोटेशन क्लॉकवाइज यहाँ पे लिया गया है। तो अगर हम इस कंडक्टर की बात करेंगे इस जगह पर, तो इसका मोशन जो है आपको अपवर्ड मिलेगा, और इस पॉइंट पर हम बात करेंगे दूसरा कंडक्टर का, इस पॉइंट पर बात करेंगे तो उसका मोशन आपको डाउनवर्ड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फ्लक्स का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, वो भी क्लियर है। तो अब हम इस कंडक्टर पर आते हैं, इस कंडक्टर पर देखेंगे तो ये देखिए फ्लक्स का डायरेक्शन ये है। ठीक है, आपका मोशन ऊपर हो रहा है, इन दैट केस करंट क्या होगा, भीतर की ओर जाएगा। तो भीतर की ओर जाने वाले करंट को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ क्लॉकवाइज मोशन के लिए नॉर्थ पोल के पास आपको क्रॉस मिलता है। ठीक है, जिसमें करंट भीतर जा रहा है कंडक्टर पर। अब देखिए दूसरा जो ये कंडक्टर है, ठीक है, उस पर हम लोग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए फ्लक्स और ये मोशन नीचे, करंट आपका बाहर की ओर आ रहा है। तो करंट बाहर की ओर आता है, उस करंट को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। अर्थात जहाँ साउथ पोल है उसके लिए क्या होगा, जब आपका मोशन क्लॉकवाइज हो आर्मेचर में तो साउथ पोल के पास कंडक्टर में आपको डॉट मिलता है और नॉर्थ पोल के पास आपको कंडक्टर में क्रॉस मिलता है। तो ये चीज़ हम लोग डॉट और क्रॉस समझ गए और उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए क्लॉकवाइज मोशन यहाँ पे कंसीडर किया गया है, तो नॉर्थ के संपर्क में देखिए हम लोग क्या यूज़ करें, क्रॉस यूज़ करें, और साउथ के संपर्क में डॉट यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, क्रॉस और डॉट हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा बैक पिच जो है वो 7 आया हुआ है। इस 7 को किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, तो इस 7 को अरेंज कर सकते हैं 8 - 1, ये आपका हो जाएगा 7। ये 7 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 - 3, ठीक है, 12 - 5, 14 - 7, ठीक है, और लिख सकते हैं कैसे 16 - 9 लिख सकते हैं, 18 - 11 लिख सकते हैं, 20 - 13 लिख सकते हैं, 22 - 15 लिख सकते हैं, 24 - 17 लिख सकते हैं, 26 - 19 लिख सकते हैं। तो देखिए टोटल कंडक्टर्स आपका कितना है, 24 ही है। ठीक है, तो यहाँ 26 जो आ रहा है उसको क्या समझना है, जैसे ये आपका हो गया 24 हो गया ना ये, तो ये जो है आप 25 कंसीडर कर सकते हैं और ये 26, यानी 1 को आप 25 कंसीडर कर सकते हैं, 2 को 26 कंसीडर कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे 26 को कंडक्टर 2 कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, हम लोग समझ चुके हैं। उसी तरह से इस बैक पिच 7 को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे, तो 28
जिसको आप 4 कहते हैं, ठीक है, -21 कर सकते हैं। और फिर ऐसे दिखा सकते हैं 30, जिसको हम लोग 6 कहते हैं, -23 करना है। तो इस तरह से आप देखिए कि हम जो 7 बैक पिच आया हुआ है उसको किस तरह से यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाई किए हुए हैं। अब आप गौर से देखेंगे तो 8 और 1 जो कंडक्टर का सिलेक्शन है उसमें कॉइल ए बनेगा, ठीक है, और 10 और 3 जो है जो कंडक्टर का सिलेक्शन करेंगे उसमें आपका क्या होगा, कॉइल बी बनेगा। तो इस तरह से ए बी सी डी करके एल तक जो है 12 कॉइल किस तरह से बनाना है, उसके लिए कौन कौन सा कंडक्टर का सिलेक्शन करना है वो हम आपको यहाँ पे जो है बता दिए हैं। अब हम लोग सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग जो है उसको रेडियल फॉर्म में डिज़ाइन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये देखिए कॉइल्स ए से लेकर के एल तक में, ठीक है, किस किस कंडक्टर्स का सिलेक्शन करना है वो यहाँ पे हम बता चुके हैं। अब देखते हैं कॉइल ए को किस तरह से बनाया जाए। कॉइल ए के लिए कंडक्टर 8 और कंडक्टर 1 को आपको कंसिडर करना है। तो देखिए टॉप कंडक्टर 1 और आपका बॉटम कंडक्टर 8, ठीक है, ये दोनों को मिला करके कॉइल ए बनाया गया है, जिसका 2 टर्मिनल आपको प्राप्त होता है, जिसमें एक टर्मिनल सेगमेंट 1 से कनेक्ट होगा और दूसरा टर्मिनल सेगमेंट 2 से कनेक्ट होता है। इस तरह से कॉइल ए आपका बन गया है, ठीक है। इसी कॉइल ए को अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेडियल पैटर्न में देखेंगे तो ये देखिए 1 और 8 को लिए हैं, एक टॉप कंडक्टर है और 8 आपका क्या बॉटम कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बैक कनेक्शन दिखाया हुआ है और आगे तरफ से एक टर्मिनल निकल के आता है कहाँ, सेगमेंट 1 पर, और दूसरा टर्मिनल निकल के आता है सेगमेंट 2 पर। तो आप जो यहाँ कॉइल ए देख रहे हैं उसी कॉइल को रेडियल पैटर्न में यहाँ दिखाया गया है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए अब हम कॉइल बी पर आएंगे तो इसके लिए आपका क्या है, कंडक्टर 10 और कंडक्टर 3 आपको लेना है। तो ये देख लीजिए कंडक्टर 3 और कंडक्टर 10, ठीक है, इसको मिला करके जो है आपका कॉइल बी बनेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पहला कॉइल जहाँ समाप्त होता है वहाँ से दूसरा कॉइल स्टार्ट होगा, अर्थात ये वाला पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। पहला जहाँ समाप्त हुआ था वहाँ से दूसरा स्टार्ट हुआ और जो नेक्स्ट टर्मिनल होगा कॉइल बी का वो आपका आ जाएगा सेगमेंट 3 पर आ जाएगा। इस तरह से कॉइल बी बन गया आपका, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे देखना है, रेडियल पैटर्न पर देखना है तो आप देख लीजिए हमको लेना कहाँ है, 3 और 10 पर जाना है। तो ये देखिए 3 ले लीजिए ऐसे और ये ले लीजिए यहाँ पे 10 ले लीजिए यहाँ पे, ये कॉइल बी हो गया। और फिर क्या करना है, पहला जहाँ समाप्त हुआ था, ठीक है, वहाँ दूसरे को स्टार्ट करना है, यानी ये पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और अगला टर्मिनल जो होगा कॉइल बी का वो आपका आ जाएगा कहाँ, कम्यूटेटर सेगमेंट 3 पर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहे हैं, कॉइल्स क्लॉकवाइज आगे प्रोसीड कर रहा है, इसलिए वाइंडिंग प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, अर्थात ये आप बोल सकते हैं सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग बन रहा है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से हम लोग जो है, ठीक है, कॉइल्स को बढ़ाते चलेंगे और पैटर्न जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको फॉलो करते चलेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका बैक पिच है वाई बी, ठीक है, जो आपका कितना होगा 8 - 1 करेंगे तो ये आपका 7 आ जा रहा है। और वहीं देखिए ये जो है ये आपका फ्रंट पिच है, ठीक है, वाई एफ। तो इसको आप निकालिएगा तो 8 - 3 कर लीजिए, 8 - 3 कर लीजिएगा तो ये 5 आ जाएगा। इस तरह से आपका बैक पिच फ्रंट पिच, ठीक है, सेटिस्फाइड हो गया। और ये देखिए यहाँ वाई सी कम्यूटेटर पिच है, इसको कैसे निकालेंगे तो 2 - 1 कर लीजिए, 2 - 1 कर लीजिएगा तो ये +1 आपका आ जाएगा वाई सी। और इस तरह से हमारा बैक पिच फ्रंट पिच और कम्यूटेटर पिच यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया और हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं 12वां कॉइल, अंतिम कॉइल दिखा देते हैं आपको, ठीक है। अंतिम कॉइल जो एल है वो आपका बनेगा किससे, तो बनेगा उसके लिए कंडक्टर संख्या 6 और कंडक्टर संख्या 23 लेना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए कंडक्टर संख्या 23, ठीक है, और उसके साथ कंडक्टर संख्या 6, ठीक है, कंडक्टर संख्या 6 इस तरह से यहाँ पे कंडक्टर संख्या 6 आगे थोड़ा सा लेंगे, कंडक्टर संख्या 6, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा तो कॉइल एल मिलेगा, ये अंतिम कॉइल एल मिलेगा। अब होता क्या है, देखिए अंतिम कॉइल तो बना लिए हैं, अब ये देखिए कहाँ कहाँ कनेक्ट होगा उसको ज़रा देख लीजिए। ये जो टर्मिनल है, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे, इस जगह पर कनेक्ट हो जाएगा और ये जो टर्मिनल है आपका, यहाँ से जो टर्मिनल मिलेगा वो सेगमेंट 12 पर आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखिएगा तो इसी पॉइंट से आप वाइंडिंग को स्टार्ट किए थे और उसी पॉइंट पर वाइंडिंग जो है आपके आकर के मिल जाता है। फाइनली क्या हो गया कि ये चलते 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 जो है आप उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से आप शुरू किए थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये वाइंडिंग पूरी तरह से क्लोज्ड वाइंडिंग आपका बनता है, ठीक है। जहां से शुरुआत करेंगे उसी जगह आकर के जो है वाइंडिंग एंड करेगा और इस तरह से क्लोज्ड वाइंडिंग आपको प्राप्त होता है, ठीक है। हम लोग कॉइल्स के पैटर्न को पालन करते हुए रेडियल वाइंडिंग को इस तरह से हम लोग पूरा कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है,
ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, फर्स्ट कॉइल और लास्ट कॉइल इस पॉइंट पर आकर के मिल जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ब्रश का पोजीशन कहाँ लिया जाए। तो आप देख लीजिए कि अगर हम सेगमेंट 1 का बात करते हैं तो यहाँ से 2 टर्मिनल निकल रहा है और ये दोनों टर्मिनल जो है वो किससे संबंधित है, तो क्रॉस से संबंधित है। ये देखिए क्रॉस से संबंधित है। क्रॉस का मतलब यहाँ भीतर करंट घुसेगा, यहाँ भी करंट भीतर घुसेगा। इन दैट केस इस पॉइंट पर अगर आप करंट का डायरेक्शन लेंगे तो इस तरह से कुछ आउटवर्ड दिखा सकते हैं। तो यहाँ आपको करंट का डायरेक्शन जो है आपको दोनों साइड से क्या है, सेम मिल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे एक ब्रश ले लेना है जिसको हम लोग ए कह रहे हैं। ठीक है, यानी ब्रश ए हो गया आपका। ठीक उसी तरह सेगमेंट 4 पर देखिए, इसका जो 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल यहाँ डॉट से कनेक्ट है, यहाँ भी डॉट से कनेक्ट है। तो डॉट का मतलब आउटवर्ड करंट, यहाँ से भी करंट आपको मिलेगा और यहाँ से भी करंट आपको मिलेगा। तो इस तरह से करंट यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, फिर मिल करके जो है यहाँ पे सेगमेंट 4 पर जो है रिसीव होगा। तो यहाँ भी देख लीजिए ये दोनों टर्मिनल पर जो है आपको करंट का डायरेक्शन सेम है, तो इस जगह पर आपको ब्रश पोजिशन लेना है। यहाँ भी ब्रश आपको रखना है और उस ब्रश को हम लोग बी कह रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे सेगमेंट 7 पर देखेंगे। तो यहाँ सेगमेंट 7 पर देखेंगे तो इसका जो 2 टर्मिनल है वो देखिए, एक जा रहा है क्रॉस पर, ये भी जा रहा है क्रॉस पर। ठीक है, तो यहाँ भी करंट भीतर घुसना है। इन दैट केस क्या होगा, यहाँ से करंट आपको आउटवर्ड निकलेगा, यहाँ से करंट आउटवर्ड निकलेगा, यानी यहाँ भी आपको सेम डायरेक्शन मिल रहा है करंट में, इसलिए यहाँ भी आपको ब्रश लेना है जिसको हम लोग सी कह रहे हैं। फिर देख लीजिए सेगमेंट 10 पर आ जाइए। ये देखिए एक टर्मिनल जा रहा है आपका डॉट पर, दूसरा टर्मिनल भी डॉट पर जा रहा है और डॉट से क्या है, करंट आपको निकलता है। इन दैट केस यहाँ करंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, यहाँ से करंट निकलेगा तो आपको यहाँ इस पॉइंट पर करंट इस डायरेक्शन में प्राप्त होगा। यानी यहाँ भी जो है दोनों साइड से आपको करंट का डायरेक्शन सेम हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे सेगमेंट 10 पर करंट रिसीव होगा, तो इसलिए यहाँ भी आप एक ब्रश ले सकते हैं। इस ब्रश को हम लोग डी कहेंगे। तो क्या है, जहाँ आपको डायरेक्शन ऑफ करंट सेम दिखे दोनों साइड से तो वहाँ आपको ब्रश लेना है। ठीक है, तो यहाँ भी देख लीजिए ये दोनों टर्मिनल पर करंट का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे ब्रश ले लिया गया है। यहाँ भी देखिए दोनों साइड से ही जो करंट का डायरेक्शन है सेम है तो यहाँ पे ब्रश ले लिए। और यहाँ भी देख लीजिए दोनों साइड से करंट का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे ब्रश ले लिए। यहाँ भी देख लीजिए दोनों साइड से करंट का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ भी ब्रश ले लिए। इस तरह से ब्रश जो है हम लोग 4 जगह पे पोजीशन कर दिए हैं। ब्रश को हम लोग नाम दे रहे हैं ABCD। ठीक है, तो ब्रश जो है हम लोग देख लिए। ठीक है, ब्रश पोजीशन हम लोग यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो सारा कॉइल्स है आपस में सीरीज में कनेक्ट रहता है। ठीक है, आपस में सीरीज में कनेक्ट रहता है। तभी हम देखेंगे जो आपका ब्रश ए है, ठीक है, उसका संबंध किस किस कॉइल से है। तो आप देखेंगे ब्रश ए का संबंध अगर आप इधर जाते हैं तो ए के साथ है, कॉइल ए के साथ है, और अगर आप इधर जाते हैं तो एल के साथ है। यानी ब्रश ए जो है उसके साथ कॉइल्स कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो ए और एल जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से अब ब्रश बी की बात करेंगे तो ब्रश बी की बात करेंगे तो इधर से आप जाएंगे तो आपको कॉइल डी मिलेगा और इधर से आप जाएंगे तो कॉइल सी मिलेगा। तो इसके लिए क्या है, ब्रश बी का संबंध कॉइल सी और डी से है। ठीक उसी तरह से ब्रश सी पर अगर आप आएंगे, कैपिटल सी है ये ब्रश के लिए, तो ये इधर से आप जाएंगे तो आपको मिलेगा जी मिलेगा, कॉइल जी मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इधर से आएंगे तो आपको मिलेगा एफ मिलेगा। तो ब्रश सी के लिए जो है आपका कॉइल्स एफ और जी जो है यहाँ पे कंसीडर हो रहा है। और ब्रश डी के लिए अगर आप बात करेंगे तो एक टर्मिनल इधर से जो जा रहा है वो जुड़ा है किससे, कॉइल आई से जुड़ा हुआ है। और इधर से अगर आप आते हैं तो आप जाते हैं जे पर, अर्थात ब्रश डी के लिए कॉइल्स आई और जे काउंट होगा। हम लोग को पता है सारे कॉइल्स जो है आपस में सीरीज में कनेक्ट है और जो है जहाँ से शुरुआत होता है वाइंडिंग का वहीं वाइंडिंग एंड होता है। इन दैट केस वाइंडिंग क्या है, कॉइल्स तो सीरीज में ही है लेकिन वाइंडिंग आपका क्लोज्ड है। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे जो है एक क्लोज्ड वाइंडिंग बनाया है। इसका अगर सारे कॉइल्स का इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाने का प्रयास करें तो इस तरह से आपको एक क्लोज्ड वाइंडिंग मिलेगा जहाँ ABCD से लेकर के L तक क्या है आपका कॉइल्स को दिखाया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं ब्रश ए के लिए। ठीक है, कॉइल्स कौन कौन लगेगा, तो A और L। तो यहाँ पे देख लीजिए ए कॉइल ए और कॉइल L, इसके लिए क्या है एक ब्रश काउंट होगा। वो ब्रश कौन सा है, तो A और L के लिए ब्रश A है, कैपिटल A। फिर देख लीजिए जहाँ आपका कॉइल C और D है उसके लिए ब्रश B होगा। तो C और D देख लीजिए, कॉइल C और D जहाँ मिलता है वहाँ आपका क्या हो जाएगा, C और D के लिए ब्रश B हो जाएगा, यानी ये आपका ब्रश B है। ठीक है, फिर देख लीजिए कॉइल्स F और G उसके लिए ब्रश C आएगा। तो जहाँ F और G कॉइल्स मिलता है वहाँ पे आपका ब्रश C आ जाएगा, है ना, देख रहे हैं F और G कॉइल्स जहाँ मिलता है वहाँ ब्रश C आ जाएगा, तो दिखा दिए यहाँ पे। और फाइनली कॉइल्स I और J जहाँ मिलता है कॉइल्स वहाँ पे ब्रश D होगा। तो I और J कॉइल्स यहाँ पे मिलता है तो इस जगह पर हमारा ब्रश D हो जाएगा। तो ये ब्रश D हो गया।
तो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट में भी जो है ब्रश को इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका पालन करते हुए हम लोग इस तरह से जो है ब्रश का पोजीशन इक्विवेलेंट सर्किट पर दिखा सकते हैं। अब देख लीजिए, ये देखिए ये दोनों ब्रश, यहाँ अगर आप बात करेंगे एक टर्मिनल अगर आप लेंगे तो करंट यहाँ से घुसेगा, और यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ भी देखिएगा, इसको इस डायरेक्शन का, ये करंट का जो ये डायरेक्शन है उसको अगर आप पालन करेंगे तो यहाँ आपको करंट इस डायरेक्शन में प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब ये दोनों को जोड़ दीजिए आप, ये दोनों टर्मिनल को जोड़ करके एक टर्मिनल निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, करंट यहाँ रिसीव होगा। ठीक है, करंट जो आया एक भाग इधर चला गया, एक भाग इधर चला गया, तो जहाँ करंट रिसीव होता है फॉर जनरेटर ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, वहीं देख लीजिए ये दोनों को जोड़ दीजिए आप, ये दोनों ब्रश बी और डी को जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए, तो यहाँ देखिए यहाँ से आपको करंट मिल रहा है, तो यहाँ आपको करंट कैसे मिलेगा, फिर देखिए इधर भी आपको करंट मिल रहा है तो करंट ऐसे मिलेगा, और फिर एक टर्मिनल आप ऐसे ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या, इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, तो यहाँ करंट आप ऐसे प्राप्त करेंगे। तो एज ए जनरेटर जहाँ से आपको करंट प्राप्त होता है वो टर्मिनल आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग एज ए जनरेटर टर्मिनल्स किस तरह से दो टर्मिनल निकलेगा प्लस और माइनस वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, और ये दोनों टर्मिनल पर आप जो है जनरेटर का लोड जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने किसको ए और सी को मिलाया था, तो ये देखिए ब्रश ए और सी। ठीक है, इसको मिला दीजिए, जिससे आपको क्या मिल रहा था, ए और सी को मिलाने पर आपको मिल रहा था टर्मिनल, माइनस टर्मिनल मिल रहा था, नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा था जहाँ करंट आपका रिसीव होगा। फिर देखिए आप ब्रश बी और डी को मिलाए थे, तो ब्रश बी और डी को ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से आपको एक टर्मिनल प्राप्त होगा, तो बी और डी को मिलाने पर आपको प्लस टर्मिनल प्राप्त होता है, ऐसे ये प्लस टर्मिनल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे इस तरह से लोड कनेक्ट कर सकते हैं, जो जनरेटर का लोड होता है वो आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो VA हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ जो करंट आएगा वो IA हो जाएगा। मैंने इसको जनरेटर के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, DC जनरेटर का जो है स्वरूप यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है, तो यहाँ से प्लस टर्मिनल से करंट आपको मिलेगा, लोड पर जाएगा, और करंट फिर जो है माइनस टर्मिनल पर रिसीव हो जाता है। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि एक पाथ पर आपको करंट I मिल रहा है, दूसरे पाथ पर भी करंट I मिल रहा है, तीसरे पाथ पर भी करंट I मिल रहा है, चौथे पाथ पर भी करंट I मिल रहा है, तो फाइनली जो है आपको यहाँ पे, ठीक है, IA = 4IA आपको मिलेगा। ठीक है, और मान लीजिए एक कॉइल का वोल्टेज आपका इस तरह से है, प्लस माइनस E है, इन दैट केस क्या होगा, यहाँ भी प्लस माइनस E होगा। ठीक है, और यहाँ भी प्लस माइनस E होगा। मान लीजिए एक कॉइल का वोल्टेज या EMF हम छोटा ई कंसीडर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, VA = जो आपका होगा वो हो जाएगा 3E वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से लोड को जो प्राप्त होगा वो 3E वोल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, और जो करंट प्राप्त होगा वो 4I प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से VA = 3E हो गया और IA = 4I हो गया। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों को यहाँ प्राप्त हो गया, किस तरह से लोड को जो है पावर मिलता है। ठीक है, किस तरह आर्मेचर वोल्टेज VA होगा, किस तरह से आर्मेचर करंट IA होगा, वो हम यहाँ पे समझ चुके हैं। जो I आप देख रहे हैं वो एक पैरेलल पाथ का करंट है। ठीक है, बट IA देख रहे हैं वो लोड करंट आपका हो जाएगा या कंप्लीट आर्मेचर करंट आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए इस पर्टिकुलर लैप वाइंडिंग के लिए हम लोग को देखिए होता क्या है कि करंट आपको ज़्यादा मिलता है और वोल्टेज आपका कम होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ हाई करंट और लो वोल्टेज एप्लीकेशन आपको प्राप्त होता है, और हाई करंट और लो वोल्टेज आपको मिलता है इस लैप वाइंडिंग से। ठीक है, यहाँ आपको हाई करंट लो वोल्टेज मिलता है इस लैप वाइंडिंग से, जिसका प्रयोग आप DC आर्क वेल्डिंग वगैरह के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पैरेलल पाथ्स, ये देखिए ये सब पैरेलल पाथ्स है, ये पैरेलल पाथ्स है, तो पैरेलल पाथ का संख्या 4 है, ब्रश भी 4 है, और आपका पोल भी मैंने 4 दिखाया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हम लोगों को मिल रहा है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो आप देख लीजिए पोल्स का संख्या कितने हैं, 4 है। ठीक है, ब्रश का संख्या भी 4 है और पैरेलल पाथ्स भी 4 है। ठीक है, पैरेलल पाथ भी 4 है, ब्रश भी 4 है और पोल्स भी 4 है। इन दैट केस सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग के लिए यहाँ पर कितने होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन द आर्मेचर इक्वल टू
आपका क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रशेस हो जाएगा और इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। यानी यहाँ पे अगर आपको पोल्स का संख्या पता हो तो फिर आपको आर्मेचर पर पैरेलल पाथ्स भी उतना ही होगा और ब्रशेस की संख्या भी उतना ही होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।